पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी तनाव के बीच आईएनएस सूरत अदानी हजीरा बंदरगाह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच आईएनएस सूरत की तैनाती बेहद अहम मानी जा रही है, जो दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को खाक करने का मादा रखता है। यकीनन ये तस्वीर देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए होंगे। तस्वीरें आईएनएस सूरत की हैं, जिसका अदानी हजीरा बंदरगाह पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इसी साल जनवरी में पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था और अब इसे तैनात कर दिया गया है। आईएनएस सूरत ऐसे विध्वंसक हथियारों से लैस है जो पाकिस्तान की जमीन तक तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। दरअसल आईएनएस सूरत डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत है। P-15B गाइडेड मिसाइल परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है। दुनिया के सबसे बड़े और विनाशकारी जहाजों में एक है। इसके निर्माण में 75% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है। आईएनएस सूरत का वजन 7400 टन और लंबाई 164 मीटर है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आईएनएस सूरत युद्धपोत पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यानी बताने की जरूरत नहीं है कि आईएनएस सूरत पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आज और कल यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय सैन्य शक्ति का नजारा दिखेगा, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार राफेल, मिराज और जैगवार जैसे फाइटर जेट लैंड करेंगे। इस दौरान यूपी के सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार ने देश की सैन्य शक्ति को किस कदर मजबूत किया है, यूपी का शाहजहांपुर इसका गवाह बनने जा रहा है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, मिराज और जगुआर फाइटर जेट की आज लैंडिंग होने जा रही है। फाइटर जेट के लैंडिंग शो के लिए सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। आज सुबह 9:45 से 10:30 बजे तक लैंडिंग शो होगा। राफेल, मिराज, जगुआर फाइटर जेट लैंड करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर फाइटर जेट उतरेंगे। जलालाबाद इलाके में हवाई पट्टी बनाई गई है। सीएम योगी लैंडिंग शो का हिस्सा बनेंगे। शाहजहांपुर में होने वाला ये लैंडिंग शो इस बार कई मायनों में खास होगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार दिन के साथ साथ नाइट लैंडिंग का भी नजारा देखने को मिलेगा। रात में भी फाइटर जेट लैंड करेंगे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक रास्ते बंद रहेंगे। कटरा जलालाबाद मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। सुरक्षा के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हवाई पट्टी पर हाईटेक लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच आज भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट की गर्जना गंगा एक्सप्रेसवे पर सुनाई देगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने फिर ये बात दोहराई है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों का खून बहाया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। शाह ने कहा कि आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। अमित शाह दिल्ली के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने ऐसा संदेश दे दिया जिसे सुनकर पाकिस्तान फिर बेचैन हो गया। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि चाहे उग्रवाद हो या आतंकवाद, इस सरकार में हर किसी को करारा जवाब मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत पहले ही पानी, वीजा और एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर चुका है। साथ ही अब दूसरी सेवाएं भी बंद करने पर विचार कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले ने भारत के नागरिकों को गुस्से से भर दिया है। मोदी सरकार ने भी एक के बाद एक एक्शन लेकर पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान का पानी, वीजा और एयर स्पेस बंद करने का ऐलान करके उसकी मुश्किल बढ़ा दी है, जिसके बाद अब शिपिंग लाइन और डाक सेवा निलंबित करने पर भी विचार हो रहा है। यानी पाकिस्तान का ऐसा बॉयकॉट जो उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। वहीं पाकिस्तान ने भी अपने एफएम चैनलों पर भारतीय गानों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। भारत के हमले का खौफ पाकिस्तान में किस कदर छाया दिख रहा है, इसकी बानगी पीओके में देखने को मिल रही है, जहां पर भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी पर्यटकों ने घूमना तक बंद कर दिया है। नीलम वैली वैसे तो पाकिस्तानी पर्यटकों की पसंदीदा जगह है, लेकिन भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तानी टूरिस्ट यहाँ भी नहीं आ रहे हैं।
जहां भारी भीड़ दिखती थी वहां सन्नाटा दिख रहा है और नीलम वैली में कारोबार करने वाले लोग इससे परेशान नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच की जा रही है। बाइसरन घाटी में छोटे से छोटे सबूत की तलाश हो रही है। एनआईए के डीजी ने खुद बाइसरन घाटी पहुंचकर करीब 3 घंटे तक घाटी का मुआयना किया। ये तस्वीरें पहलगाम में आतंकियों के खिलाफ सबूत की तलाश में सुरक्षा बलों की सतर्कता को दिखाती हैं। छोटे से छोटा सबूत भी छूट न जाए, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे सुरक्षा बल के जवान मेटल डिटेक्टर की मदद से बैतरन घाटी का मुआयना कर रहे हैं। आतंकी बैतरन घाटी कैसे पहुंचे और निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद कैसे फरार हुए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए एजेंसियों ने घाटी के आसपास के सभी रास्तों और इलाके के 3D मैपिंग कराई। बैतरन घाटी के आसपास घने जंगल हैं। जंगल में कई गहरी गुफाएं हैं, इसीलिए 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों के संभावित ठिकानों और उनके भागने के संभावित रास्ते के बारे में एजेंसियां खाका बना रही हैं। इसी बीच एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते बैतरन घाटी पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों से हमले से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। 3 घंटे बैतरन घाटी में रहे एनआईए डीजी ने तमाम सबूतों को सिलसिलेवार तरीके से देखा। वहीं कश्मीर के आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एजेंसियों का अभियान जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए ने अलगाववादी संगठन से जुड़े लोगों और आतंकियों के मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी की। आम लोगों के बीच रहने वाले गद्दारों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकियों के मददगारों की तलाश में पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत और जमाते इस्लामी से जुड़े कुछ संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपोरा में करीब 100 ऐसे संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची। इन संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों के ठिकानों पर हुई छापेमारी में कई देश विरोधी सामान मिले हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक छापेमारी और शुरुआती सबूतों की जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। सूत्रों के मुताबिक इन प्रतिबंधित संगठनों ने पहलगाम हमलावरों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करवाने में आतंकियों की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 20 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की है। इनमें से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी करने में मदद की थी। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश विदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश में कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ तो विदेश में लंदन से लेकर नीदरलैंड तक पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध की गूंज सुनाई दी। सड़क पर आक्रोश की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सामने आई, जहां बंगिया हिंदू सुरक्षा मंच ने मार्च निकाला। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले का विरोध हुआ और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर निकले लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आतंकी वारदात के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है, जहां भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रदर्शनकारी विरोध जताने पहुंचे थे, जिनके खिलाफ भारतीय प्रवासी भी मौके पर पहुंच गए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए विरोध जताया। इस दौरान दोनों ओर से नारेबाजी की गई। भारतीय प्रवासियों ने पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। नीदरलैंड के शहर द हेग में भी भारतीय प्रवासियों ने पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने पहुंचे, जहां पर इन्होंने नारेबाजी कर पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया और आतंकियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। जाति जनगणना करवाने के मोदी सरकार के फैसले के बाद हो रही इस बैठक में कांग्रेस के नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे 24 अकबर रोड कांग्रेस कार्यालय में CWC की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस के दिग्गज जाति जनगणना और पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक CWC की बैठक में 2 प्रस्ताव पास हो सकते हैं। कांग्रेस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित कर सकती है। जाति आधारित गणना जल्द कराने के लिए बजट आवंटित करने की मांग को लेकर भी कांग्रेस प्रस्ताव पास कर सकती है। 25-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। 575 करोड़ में आप कौन सी जनसंख्या कराएंगे? कोई डिटेल नहीं।
बजट में आवंटन नहीं, ये है हकीकत। इसके पहले 24 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी। तब पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हुई थी। अब जाति जनगणना वाले मुद्दे पर कांग्रेस की मांग है कि सरकार 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करे। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आज केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम आज केरल में विजिंझम पोर्ट देश को समर्पित करेंगे, तो आंध्र प्रदेश को विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज केरल में देश को बड़ी सौगात देंगे। पीएम केरल के विजयनगरम में एक नया पोर्ट देश को समर्पित करेंगे। ये पोर्ट 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट है जो सिर्फ कंटेनर जहाजों के लिए बना है। पोर्ट की प्राकृतिक गहराई करीब 20 मीटर है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार रूट पर है। इस पोर्ट से समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार में भारत की मौजूदगी और मजबूत होगी। साथ ही विदेशी पोर्ट पर देश की निर्भरता कम होगी। केरल के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश जाएंगे। आंध्र प्रदेश को पीएम रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम आंध्र प्रदेश में 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बुग्गना पल्ले और पन्नियम स्टेशनों के बीच रेल लाइन को डबल करने के प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। नागिया लंका में 1,460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल टेस्टिंग सेंटर की नींव रखेंगे। पीएम विशाखापत्तनम के मधुरवाड़ा में एकता मॉल की आधारशिला रखेंगे। नाके हरल केस में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की है। ईडी ने कोर्ट से चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी करने की मांग की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की मांग पर नोटिस जारी करने से मना कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में कुछ जरूरी कागज गायब हैं। ईडी उन कागजों को कोर्ट में जमा कराए। कागजात मिलने के बाद ही कोर्ट नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी। हालांकि ईडी का कहना था कि शिकायत और दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी पहले ही जमा कर दी है, लेकिन कोर्ट के कर्मचारियों ने कहा कि कुछ दस्तावेज ठीक से दाखिल नहीं किए गए हैं, कुछ दस्तावेजों को सही क्रम में नहीं लगाया गया है। तब कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया था कि अगले सुनवाई से पहले सभी गलतियों को सुधारा जाए। ईडी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन ने एसोसिएट जनरल प्रेस लिमिटेड की 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को सिर्फ 50 लाख रुपए में हासिल किया था। ईडी का कहना है कि ये धोखाधड़ी थी और इसमें 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। वहीं केंद्र सरकार के जाति जनगणना के फैसले के बाद बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जेडीयू जहां से नीतीश के संघर्ष का नतीजा बता रही है, तो वहीं आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि फैसला लालू और महागठबंधन के नेताओं की जीत है। बिहार में चंद महीने बाद चुनाव है। यहाँ जाति जनगणना सियासी मुद्दा है। इसीलिए दिल्ली में जैसे ही जाति जनगणना कराने का फैसला हुआ, पटना में सियासी हलचल बढ़ गई। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने पोस्टर लग गया। कहा गया, मोदी सरकार का जाति जनगणना का फैसला महागठबंधन की जीत है। आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगा है जिसमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी की तस्वीर है। लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय गणना कराए जाने का निर्णय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव एवं तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के तमाम नेताओं के संघर्षों की जीत है। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने भी अपना पोस्टर मैदान में उतार दिया। पोस्टर में जाति जनगणना के फैसले के लिए पीएम मोदी को तो बधाई दी गई, लेकिन क्रेडिट सीएम नीतीश कुमार को दिया गया। पोस्टर में सीएम नीतीश, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। लिखा हुआ है, नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। जातिगत गणना बिहार से भारत तक। वहीं यूपी के आगरा में आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक मैरिज होम में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि लोगों की आंखों में खौफ साफ नजर आया। आग लगी, भड़की और फिर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आगरा की थी, जहां पर मैरिज होम में शादी का फंक्शन चल रहा था। तभी यहां पर आग की लपटें उठने लगी और हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। आग की भीषण लपटों को देखने के बाद आसपास हड़कंप मच गया। आग की भीषण लपटों को देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। मैरिज होम में मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकले। पास मौजूद होटल के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी भीषण थी कि उनकी हर कोशिश नाकाफी साबित हुई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की और कुछ घंटे में इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया।
आग लगने की घटना ताजगंज इलाके के शिव संगम मैरिज होम में सामने आई, जहां आग में जलकर लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक जताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की वजह का पता लगाने में जुटी है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग लगने के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। एमपी के ग्वालियर में एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मची, तो हरियाणा के झज्जर में खेत में लगी आग से लाखों की फसल थी जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आग ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें इंदरगंज इलाके में मौजूद स्नैक्स शॉप की है, जहां पर आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में आग तेजी से भड़की, जिसे देखने के बाद इलाके में लोग दहशत में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में आग का विकराल रूप देखने के बाद इन लोगों के हौसले पस्त हो गए। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने किसी तरह से दुकान में लगी आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों की माने तो दुकान में गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से ये हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हरियाणा के झज्जर से भी अग्नि तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पराली में लगी आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि देखने वाले खौफजदा हो गए। पराली में लगी आग हवा चलने की वजह से तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते इसने कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया।